अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद हैं, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आजाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आजाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत अहवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा, और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लिमान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे।
बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है और ये बड़ी अजीब चीज है जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में ISI ने मीडिया को वीडियो बयान भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और IG भी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो ISI कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर ISI ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो ISI ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम TV चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाएं, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम ला और ज़ैनी मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम ला है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूं आसिम ला और ज़ैनी मरीज क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई और इकबाल जुर्म करते हुए यह भी कहा गया कि संगजानी से आगे मत बढ़ो, क्या उखाड़ लिया, सिर्फ हमसे लोग ही मरवाए ना, फिर कोशिश करें इस्लामाबाद आने की। हमजा शहबाज ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, कई इनके वुज़रा हैं जिन्होंने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, इसी तरह PTI के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग हैं उन्होंने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है। उसमें तो वो बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता, लेकिन बिल आखिर एक दिन चीजें पब्लिक हो ही जाती हैं। अब जनाब नौरीन खानम को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगी जी ऑफ द रिकॉर्ड था, और वो ये कहेंगी मैंने मना किया था ऑन एयर नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे? किसी शख्स की सोच के ऊपर तो आप पैरा नहीं बिठा सकते ना। अगर एक आदमी अपने आप में यह समझता है कि यह चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई है, तो इस पे कौन सा मुकदमा बनता है? यानी इस पे क्या मुकदमा आप कर सकते हैं? वो प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर रहा, और जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने कहा था कि इसको पब्लिक नहीं करना, ये मेरी अपनी जाती राय हो सकती है। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान में कहानी चल पड़ी है कि सबको गद्दार बनाओ, बंगालियों को गद्दार बनाओ, पंजाबियों को गद्दार बनाओ, महाजरों को गद्दार बनाओ, कबायलियों को गद्दार बनाओ, बलोचियों को गद्दार बनाओ, कश्मीरियों को गद्दार बनाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गद्दार बनाओ, और सहाफियों को भी गद्दार बना दो। अरशद शरीफ को गद्दार बनाया, फिर शहीद कर दिया। आज वो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा प्यार जिन लोगों से करते हैं उनमें एक कौन है? अरशद शरीफ है। उसको तो आप गद्दार कहते थे, आसमा जहांगीर को आप गद्दार कहते थे, अहमद मीर को आप गद्दार कहते थे, आप इमरान रियाज को आज गद्दार कहते हैं, आप साबिर शाकिर को गद्दार कहते हैं, आप मुईद पीरजादा को गद्दार कहते हैं, आप वजाद सईद को गद्दार कहते हैं। पाकिस्तान में कितने हमारे जर्नलिस्ट हैं
जिनमें समी इब्राहिम साहब हैं, उन्हें आप गद्दार कहते हैं, और या मकबूल जान को आप गद्दार कहते हैं। आप गद्दार कहते हैं सिद्दीक जान को, क्यों वो गद्दार है? आप सबको गद्दार कहते हैं। सुराब बरकत आपकी नजर में गद्दार है, आपकी नजर में अहमद फरहाद भी गद्दार है। बलूचिस्तान से 4 नौजवान अभी उठाए गए हैं ताजा ताजा, उनमें एक जर्नलिस्ट है वो भी उठाया गया, एक तालिब इल्म है, पढ़ा लिखा नौजवान है खुददार का, वो भी उठाया गया। हब से उसे उठा लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वो बंदा लापता हो गया। 4 नौजवान अब गायब हो गए दोबारा जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। तो क्या सारे ही गद्दार है? पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है? और सिर्फ मुहिब्बे वतन वो है जो वही बात करता जाए जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह रही है या कहलवाना चाहती है? तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे मुल्क चलता भी नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये जरा आप देखिए। ये खैबर पख्तूनख्वा में एक चैंपियंस लीग हो रही है, इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग। अब इसको स्पॉन्सर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करेगी ना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का ये अपना एक इवेंट है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो चैंपियंस लीग है, ये इसका इश्तिहार छपा हुआ है, ये देखें आप, बिल बोर्ड, ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। बीच में सुहेल अफरीदी है, सुहेल अफरीदी के साथ फैसल करीम कुंडी है जो गवर्नर है, ये वजीर आला और गवर्नर दोनों लग गए बीच में। एक तरफ शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, 2 गुलूकार हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का जो अब तक का सबसे बड़ा लेजेंड है ना, वो इमरान खान है। पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में जो एक ही वर्ल्ड कप जीता है ना, वो इमरान खान लेकर आया था, और निस्बतन कमजोर टीम के साथ लेकर आया था। उस वक्त बहुत ताकतवर टीमें मौजूद थी। पाकिस्तान की टीम इमरान खान के दौर में जितनी ताकतवर थी, उससे बहुत ज्यादा ताकतवर उसके बाद बार बार हुई, लेकिन कैप्टन नहीं था उस नौयत का, तो पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड कप नहीं जीता। आज जितने खिलाड़ी हैं सब मानते हैं कि इमरान खान एक लेजेंड था और लेजेंड है। आलमी सतह पर इमरान खान को तस्लीम किया जाता है। उसने क्रिकेट में बहुत सारी चीजें तब्दील कर दी। इमरान खान ने क्रिकेट में सोचने का तरीका तब्दील कर दिया। उसकी कही हुई बातें आज क्रिकेट की किताबों में लिखी जाती हैं। वो इतना बड़ा क्रिकेट का लेजेंड है, और उस आदमी के नाम पे जो हुकूमत कायम की गई, उस आदमी की मकबूलियत पे जो वोट हासिल किए गए, उसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है, वो हुकूमत एक लीग करवाती है, और लीग भी क्रिकेट की करवाती है, और उस पोस्टर के ऊपर से इमरान खान का फोटो गायब कर देते हैं। इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने नाम रखा था इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम। अगर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला होता ना, तो शायद वो यहां पे इमरान खान का फोटो जरूर लगाता, चाहे उसके लिए उसको किसी के पांव भी पकड़ने पड़ते ना, तो वो इमरान खान का फोटो जरूर लगवाता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकार है, उसको शाबाश कि उन्होंने इमरान खान का नाम निकाला। और मुझे तकलीफ पता किस बात की है? वो इस बात की नहीं है वो पॉलिटिकल लीडर है, वो मुतनाज़े हो गया, कुछ भी आप करें, लेकिन यार वो क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड है। उसके मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं कि उससे बड़ा क्रिकेट का लेजेंड और कोई नहीं था, ना उससे बड़ा कोई नाम है। दुनिया के जब टॉप खिलाड़ियों के नाम आप उठाते हैं तो बीच में इमरान खान का नाम जरूर आता है। यार उस आदमी की तस्वीर तो आपको ऑनर समझ के लगानी चाहिए थी, उसकी तस्वीर तो आपको हर हाल में लगानी चाहिए थी, और इमरान खान की तस्वीर निकाल दी। सारी जिंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में जिस आदमी ने गुजार दी, वो स्लॉगर शाहिद अफरीदी, उसका फोटो लगा दिया, इमरान खान का फोटो निकाल दिया। और इमरान खान का फोटो लगाना चाहिए था, सबसे बड़ा लगाना चाहिए था, बैकग्राउंड में लगाना चाहिए था, क्योंकि वही है क्रिकेट लेजेंड। उसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट को इतनी पहचान मिली। बहुत सारे लोग उसकी वजह से क्रिकेट देखना शुरू हुए और क्रिकेट को पसंद करते हैं। आपके जितने फास्ट बॉलर आते हैं उनमें ज्यादातर कहते हैं हम इमरान खान से मुतासिर होकर क्रिकेट में आए थे, हम इमरान खान को फॉलो करते थे। फास्ट बॉलर्स की लाइन लगा दी थी 92 के वर्ल्ड कप के बाद, और एक से एक बढ़ के फास्ट बॉलर्स आए। सब कहते हैं कि हम इमरान खान को फॉलो करते थे, लेकिन आज इमरान खान साहब की अपनी बनाई हुई जमात और इमरान खान साहब की अपनी दी हुई हुकूमत उनका फोटो नहीं लगाती। इतने बड़े लेजेंड के साथ ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, इमरान खान के साथ ये क्या ज्यादती करेंगे? मुराद सईद ने कहा था ना कि वो किसी फोटो का या किसी पब्लिसिटी का या कहीं पे नाम लिखने का मोहताज इमरान खान नहीं है, लेकिन ये लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, खेल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि कबायली इलाके के लोगों को अगर हमने ये कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ वो अपनी अहलियत में इजाफा करें या अपनी सदात में इजाफा करें, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये बैंक वाले भी जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, बैंकों वाले भी तो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब को ना कबाइल का पता ही नहीं है। वो कबायली दस्तूर, कबायली रवाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो मामला कितने हसास हैं, और इतने हसास मामले के ऊपर उठ के ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दी। और भाई ये जो दहशतगर्द हैं
या जो दूसरे लोग हैं, इनको जब भी आप आपस में लड़ाएंगे तो ये कबाइल की लड़ाई हो जाएगी और ये लड़ाई कई दहाइयों तक चलेगी। बेशुमार जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है। वो इन्हीं में से किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई महसूद है, कोई वजीर है, कोई कुछ है। इनके नाम आप देखें ना, उनकी कौमों के नाम साथ लिखे हुए हैं। आप कबाइल के बीच में लड़ाई करवा देंगे, वो लड़ाई कई दहाइयों तक चलती रहेगी। ये लड़ाई ना हो इसलिए न्यूट्रल इदारे बनाए जाते हैं कि जहां पे कोई आदमी कानून को हाथ में लेगा, जुर्म करेगा, उसको इदारे सजा देंगे। कबाइल को आपस में ना लड़ाया जाए इसलिए कबाइल के बीच में एक ऐसी फोर्स कायम की जाती है जिसे कहा जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट है। यह अमनो अमान को कायम करेगी। जब आप लोगों को ही कहेंगे बंदूक उठा के एक दूसरे के गले पड़ जाओ, तो ये कई दहाइयों तक वो दहशतगर्दी तो बीच में रह जाएगी, इन कबाइलियों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे अक्लमंद और ऐसे ऐसे दानश्वर लाके बिठाए गए। और कबाइल की अगर लड़ाई हो जाएगी तो फायदा किसका होगा? ये लोग लड़ेंगे, मरेंगे और वहां फायदा वो लोग उठाएंगे जो वहां से मादनियात निकालना चाहते हैं, वो लोग जो वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब को थोड़ा सा उस इलाके के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके रस्मो रिवाज क्या हैं और वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी रवायात क्या है। वो लड़ पड़ेंगे फिर आप छुड़ा भी नहीं पाएंगे। वो आपके गले पड़ी हुई है ना एक लड़ाई पारा चनार वाली, वो छूटती नहीं है। आप उसको कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, लड़ाई नहीं छूटती। लिहाजा लड़ाई बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट का काम यह नहीं होता कि वो फ्यूल तैयार करे कि तुम हथियार उठा लो, तुम भी उठा लो, तुम भी उठा लो, एक दूसरे को मारो। नहीं, यह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना।